सिर्फ कुछ महीने पहले ही 1400 रुपए में मिलने वाला शेयर इंडसइंड बैंक का अब 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6 महीने में 52% से भी ज्यादा वेल्थ इरोड हुई है और पिछले एक महीने में ही 30% से ज्यादा वेल्थ इरोड हुई है एंड एक दिन तो सीधा 27% का फॉल आया था। ऐसा क्यों? वेल गाइस, बैंकिंग बिजनेस में क्या होता है या फिर बैंकिंग शेयर्स में क्या होता है, सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको किसी बैंक के ऊपर ट्रस्ट है तभी आप उस बैंक में जाके अपने पैसे को सेव करते हैं, उस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। बट किसी पर्टिकुलर बैंक पे आपको ट्रस्ट होता है तभी आप उसके पास जाते हैं, या फिर उस बैंक के शेयर्स में भी आप तभी इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास है, बैंक की पिछली परफॉर्मेंस अच्छी है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। बट इंडसइंड बैंक के साथ ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा शेयर प्राइस फॉल हो गया? कुछ दिन पहले इंडसइंड बैंक ने नोटिफाई करा सेबी रेगुलेशन की वजह से एंड ये बताया कि उनकी नेटवर्थ 2.3% से इरोड हो गई है। अब क्या ये इरोड हो गई है, क्या ये पैसे डूब गए हैं? यस गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ है। इंडसइंड बैंक का जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसमें जो लॉस है वो मिस रिपोर्टेड था। ये लॉस 1500 से 2000 करोड़ के बीच का है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी नहीं पता है, बट इसे एंटिसिपेट करा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2100 करोड़ का है। ये रात के समय इंडसइंड बैंक ने नोटिफाई करा था एंड नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुली इंडसइंड बैंक का शेयर लोअर सर्किट में गया, उसका लोअर सर्किट खुला एंड डे फॉल इसका 27% था। अब इसका क्या मतलब ये है कि बैंक फेल हो गया है। 1500 करोड़ के लॉस से बैंक के पता नहीं कितने हजार करोड़ की वैल्यू गिर गई। काफी लोगों ने ऐसा बोला कि ये बैंक अगला येस बैंक है, बट गाइस रियलिटी ये है कि बैंकिंग बिजनेस में अगर ऐसी गड़बड़ होती है तो सबसे पहले बैंक की गुडविल खराब होती है एंड जो क्रेडिबिलिटी है उसकी मार्केट में वो खराब होती है एंड इसी वजह से स्टॉक प्राइस गिरता है। एंड इस न्यूज की टाइमिंग भी कुछ ऐसी थी कि जो इंडसइंड बैंक के सीईओ है मिस्टर सुमन कठपुलिया, इनका बैंक में टाइम खत्म हो रहा था, इनको रीअपॉइंट किया जाना था। इस वजह से बोर्ड ने आरबीआई को ये एप्लीकेशन करी थी कि 3 साल तक इनको दोबारा रीअपॉइंट किया जाए सीईओ की पोजीशन में। बट जब ये न्यूज बाहर आई तो आरबीआई ने इसे डायरेक्टली तो नहीं बोला, बट इनका अपॉइंटमेंट 1 साल से ही एक्सटेंड करा है एंड कहीं हद तक ये लोगों को सिग्निफाई करा है कि आरबीआई भी इस सीईओ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। ये उन्होंने डायरेक्ट वर्ड्स में तो नहीं बोला है, बट जहां ज्यादातर बैंक्स में 3 साल का रीअपॉइंटमेंट मिल जाता है, इस बैंक के सीईओ को सिर्फ 1 साल का रीअपॉइंटमेंट ही मिला है। एंड ऐसा क्या हुआ कि जनवरी 21, 2025 में ही इनके सीएफओ मिस्टर अरुण ने रिजाइन डाल दिया। अब जब ऐसी खबरें बाहर आई तो अगेन गाइस ये कुछ रीजंस बन जाते हैं कि स्टॉक प्राइस फॉल करेगा एंड लोगों का जो सेंटिमेंट है, लोगों का जो विश्वास है इसके शेयर से वो हटता है। कहानी ऐसी है कि बैंक्स भी एक ट्रेडर होता है, जैसे कि आप और मैं ट्रेडिंग करते हैं प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, सिमिलरली बैंक भी अपनी पोजीशंस को ट्रेड करता है प्रॉफिट मोटिव से ही। कई बार बैंक्स अपनी जो पोजीशन है, जो अपनी करेंसी की वैल्यू है, इसे हेज करने के लिए ही ट्रेड करता है एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बाय करता है जिस वजह से उसके ओवरऑल लॉस ना हो, प्रॉफिट या फिर अपने करेंसी वैल्यू को मेंटेन कर पाए। ऐसा ही कुछ इंडसइंड बैंक के साथ भी हुआ। इंडसइंड बैंक ट्रेडिंग डेस्क का यूज करता था जिसे ये प्रॉप डेस्क या फिर प्रोप्राइटरी डेस्क बोलते हैं, जिनकी मदद से ये अपने ही फंड्स को ट्रेड करते हैं प्रॉफिट मोटिव से। बट इंडसइंड बैंक के केस में ऐसे प्रॉप डेस्क 2 थे, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल। इंटरनल ऐसा जो कि इंटरनल इनकी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करता था एंड एक्सटर्नल जो कि बाहर से एंड इंडसइंड बैंक की ट्रेडिंग को संभालता था। अब बेसिकली गाइस जैसे हमारे पैसे इंडियन रुपीज, इंडियन करेंसी में सेव होते हैं हमारे बैंक पे, वैसे ही इंडसइंड बैंक के जो पैसे है ना, अगर मैं आपको समझाने जाऊं, फॉरेन करेंसी में सेव कर रखे थे। अब फॉरेन करेंसी से प्रॉब्लम ये होती है कि इसे आपको इंडियन करेंसी में अगर वैल्यू करना होता है तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता है, बट जो कन्वर्जन होता है ना उसके जो रेट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं डेली बेसिस पे। एंड इसी को हेज करने के लिए, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर रेट गिरा तो जो इनकी फॉरेन करेंसी है इसकी वैल्यू कम हो गई, बट अगर रेट बढ़ा एंड जो इंडसइंड बैंक ने फॉरेन करेंसी में लोन ले रखा था उसकी वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब जो लोन तो उन्होंने कम पैसे कर लिया था, बट जो चुकाना है क्योंकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो उन्हें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, जिस वजह से उन्हें लॉस होगा। तो इस चीज को ही अप डाउन से बचने के लिए बैंक्स हेज करते हैं एंड जो इंडसइंड बैंक था इसकी जो इंटरनल डेस्क थी ये करेंसी को हेज करती थी इंटरनली, बट जो एक्सटर्नल डेस्क थी वो मार्क टू मार्केट बेसिस में ही इसे ट्रेड करती थी, जैसे रेगुलर हम सभी लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें दिन के एंड में ही आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको लॉस कितना हुआ ये पता लग जाता है। बट जो इंटरनल डेस्क थी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इसे करते थे तो जो पोजीशन अगर उनकी लॉस की भी थी या फिर प्रॉफिट की भी थी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी एंड ये चीजें इनकी 5-7 साल से चल रही थी, ऐसा इनके सीईओ ने ही बताया है, जिस वजह से ही ये चीज अभी पता लग रही है कि इतना बड़ा इनको नेटवर्थ में नुकसान हुआ है। अब ये चीज भी पता नहीं लगती एंड ऐसा हो सकता है कि 5-7 साल क्या 10-15 साल भी ऐसा आगे कंटिन्यू होता ही, बट ये चीज बाहर अभी इसलिए आई क्योंकि 2024 में आरबीआई जो करेंसी रेगुलेटर है इसने नोटिफाई करा कि बैंक्स को करेंसी हेजिंग है इस चीज को छोड़ना होगा एंड सिर्फ एक ही मार्क टू मार्केट बेसिस में ही अपने फॉरेन करेंसी की वैल्यू को डेली बेसिस में वैल्यू करना पड़ेगा कि उनकी कंडीशन डेली बेसिस में क्या है। हर दिन के एंड में ही इनको अपना प्रॉफिट, इनको लॉस पता लगाना होगा एंड उसी बेसिस में
ये अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करेंगे। तो जब ये रूल आया तब इंडसइंड बैंक ने अपने प्रीवियस कुछ पोजीशंस को जो उन्होंने हेज कर रखी थी उन्हें ठीक करा मार्क टू मार्केट बेसिस में, एंड फिर कैलकुलेट करा अपनी जो वैल्यू है इनकी जो नेटवर्थ है, इनका जो प्रॉफिट लॉस है, इन सबको एडजस्ट करके जो इनका नेट एसेट वैल्यू है, इसे जब इन लोगों ने कैलकुलेट करा तब पता लगा कि इनका ओवरऑल 2.3% से ज्यादा का नुकसान हो रखा है। एंड अब क्योंकि इनको ये पता लग गया था, जब सारी इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कर ली इंटरनली, सिर्फ इंटरनली हुई है अभी इन्वेस्टिगेशन, सेबी का जो रूल है, जो मार्केट रेगुलेटर का रूल है, उस वजह से इन लोगों ने इसे नोटिफाई करा पब्लिक को, एंड तभी स्टॉक प्राइस फॉल किया। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है। अब क्योंकि ये रूल 2024 में आया था, अभी 2025 चल रहा है, एंड इंडसइंड बैंक को ये प्रॉब्लम अक्टूबर 2024 में ही पता लग गई थी, जिस वजह से इनका जो CFO है उसने ऑलमोस्ट 70 करोड़ की अपनी होल्डिंग, अपनी शेयर होल्डिंग को 1450 रुपए पर शेयर के हिसाब से ही बेच दिया। एंड जो इनके CEO है मिस्टर संपत, इन्होंने भी अपने 120 करोड़ रुपए की होल्डिंग को 1440 रुपए के पर शेयर एवरेज पे सेल कर दिया। जनवरी में इनका जो CFO है, जिन्होंने अपनी 70 करोड़ की होल्डिंग बेची, इन्होंने रिजाइन भी कर दिया। पब्लिक को मार्च में 2025 में जाके नोटिफाई करा। इस वजह से अगेन पब्लिक का कॉन्फिडेंस हिला, स्टॉक प्राइस गिर रहा है। अब ये सारी तो मैंने आपको कहानी बता दी कि हुआ क्या था एंड उसका क्या इम्पैक्ट रहा, बट अब इनके CEO क्या बोलते हैं। अब इनके CEO ये बोल रहे हैं कि इससे बैंक की जो ओवरऑल पोजीशनिंग है, जो बैंक का नॉर्मल डे टू डे टास्क है, उसमें बैंक को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक ने अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन कर रखी है ओवर 50%, तो उनके कैश रिजर्व या फिर ऐसी कोई उनको दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड जो इनके प्रमोटर है मिस्टर हिंदुजा, उन्होंने भी ये चीज पब्लिकली एड्रेस करी है कि अगर बैंक में कोई भी दिक्कत हुई तो उनके पास इनफ रिसोर्सेज है इसको दोबारा से फंडिंग देने के लिए। अब आगे चल के क्या रहेगा, कैसे इंडसइंड बैंक की पोजीशन सुधरेगी, इसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में ना मुझे पता है ना आप में से किसी को भी पता चलेगा। बट होने ये वाला है कि जो ये जैन टू मार्च का क्वार्टर है ना, इसमें जो ये ऑलमोस्ट 2100 करोड़ का लॉस है, 2.35%, इनको इसे अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आता है इस क्वार्टर का, वो हो सकता है कि ना आए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था ना, वो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का था। एंड इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट है, अगर वो भी 1400 या 1500 करोड़ के आसपास का रहा इस क्वार्टर में भी, मार्च के क्वार्टर में, तो जो 2100 करोड़ का लॉस है, इस सेट ऑफ करते हुए बैंक इस क्वार्टर तो लॉस रिपोर्ट कर सकता है, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। हाउएवर जो CEO है उन्होंने बोला कि ये क्वार्टर भी प्रॉफिटेबल रहेगा। तो अगर आप इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर हैं तो आपको इस बारे में क्या करना चाहिए? वेल, अब वीडियो डाल जब मैं रहा हूँ तब ये सारी चीजें हो चुकी हैं, एंड काफी हद तक आप अभी लॉस में ही बैठे होगे। 30% तो तब से गिर गया है, एंड अगर 1400 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ऑलमोस्ट 60 से 70% डाउन है। इस केस में मेरे अकॉर्डिंग आपको एवरेज अपने शेयर को नहीं करना चाहिए, एंड अगर हो सके, अभी मार्केट गिरी है, काफी अच्छे शेयर्स, काफी अच्छी बैलेंस शीट, काफी अच्छी मैनेजमेंट वाले शेयर्स, काफी अच्छे फ्यूचर प्रोजेक्शन वाले शेयर्स अभी काफी कम प्राइसेस में मिल रहे हैं, आपको उन शेयर्स के साथ जाना चाहिए। हाउएवर मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं इस पोजीशन में होता, मैं कंप्लीट एग्जिट मार जाता, एंड लॉस लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। आगे चल के जो अब ये लॉस रिपोर्ट करेंगे, अगले साल का फर्स्ट क्वार्टर होगा, उसमें भी इनका लॉस नहीं तो कम प्रॉफिट आएगा, जिस वजह से हो सकता है जो शेयर का डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहे। एंड जब तक ये कोई एक्सेप्शनल प्रॉफिट या फिर काफी अच्छी ग्रोथ रेट से अपने रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट्स को इंक्रीज ना करें, तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला मेरे अकॉर्डिंग। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेक्टर है वो अभी काफी दिक्कतों में है, एंड ओवरऑल ये लोन वाला सेक्टर ही दिक्कतों में चल रहा है। जब तक रेट कट नहीं होता है, इस सेक्टर के लिए काफी बुरी खबरें ही आने वाली हैं। इतना ही था गाइस इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वाली वीडियो एंड इंडसइंड बैंक की प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ।